नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ रहे थे, वाक्य विचार। बच्चों, अब इस पाठ में आप लोगों ने मेरे साथ वाक्य के भेद पढ़े थे कि तो इसमें वाक्य के भेद में पहला रचना के आधार पर हम पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। और बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहिए और जो कार्य आपको बताया जा रहा है घर में रहकर उसको पूरा कीजिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भागों में बांटे गए थे, तो इसमें 3 भाग बताए गए थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसमें हम सरल वाक्य पढ़ चुके थे और हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वाक्यों जब समुच्चय बोधक जी चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पर, किंतु, और, या, के आदि द्वारा जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अर्थात 2 वाक्यों को जब और के साथ, किंतु, परंतु, या, की, इनके साथ जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रमा नाचती है और राधा गाती है। अब रमा नाचती है ये अलग है और राधा नाचती है या राधा गाती है ये अलग है, और के साथ इसको जोड़ दिया। ऐसे ही इधर भी दिया गया है, हमने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए, यहाँ किंतु के साथ जोड़ दिया। पहले वाक्य में 2 उपवाक्यों को और योजक के साथ जोड़ दिया गया है, ये और के साथ जोड़ दिया, तथा दूसरे वाक्य में योजक किंतु के द्वारा दोनों उपवाक्यों जुड़े हैं। इस प्रकार एक कार्य की दूसरे कारण पर निर्भरता दर्शाई गई है, ये संयुक्त वाक्य है। और के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए एक वाक्य दूसरे पर आधारित हो गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जहाँ मुख्य वाक्य एक होता है लेकिन उस पर आश्रित और भी वाक्य हो जाते हैं, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसने चोरी नहीं की। कि पहला वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र है, मुख्य है, और उसके साथ ये दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। जो श्रम करता है वह फल पाता है। तो यहाँ पहला वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र है और मुख्य है, इसके साथ ये वाक्य जुड़ा हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित हो जाते हैं। ये पीछे वाले जो वाक्य हैं मुख्य वाक्य पर आश्रित हो गए हैं। उपवाक्य। संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं। वाक्यों में जुड़े ये वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर उपवाक्य क्या होते हैं कि समुच्चय बोधकों द्वारा जो वाक्य जोड़ दिए जाते हैं, चाहे वो संयुक्त में हो या मिश्रित में, वो उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? इनमें अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहने वाला वाक्य आश्रित वाक्य कहलाता है। जो अपना अर्थ स्वयं नहीं देता, दूसरे वाक्य के साथ उसका अर्थ निकल कर आता है, तो ऐसा वाक्य आश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे लगता है कि आज वर्षा होगी। वर्षा होगी ये वाक्य है, आज वर्षा होगी, यहाँ संभावना जताई जा रही। अब यहाँ कोई और भी वाक्य आ सकता था, इसलिए इस वाक्य का अर्थ निकल कर कहाँ से आता है? इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया है। वैसा ही यहाँ है, यही वही घड़ी है या यह वही घड़ी है जो खराब हो गई थी। खराब हो जाना, ये इस उपवाक्य के ऊपर ये पहला वाला उपवाक्य आश्रित हो गया है। इन वाक्यों में मोटे छपे वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य में जो, जब, जिसे, जिसने, की, क्योंकि, प्राय आदि द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इनमें अक्सर इस तरह के चिन्ह आ जाते हैं। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस तरह से जब ये इस तरह के चिन्ह जहाँ आ जाते हैं वहाँ मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं। अगला है बच्चों स्वतंत्र उपवाक्य। अब ये कैसे होते हैं? जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहता। ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, अर्थात
जो वाक्य स्वतंत्र होता है वह स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। जैसे दीपक अमरूद खाएगा और दृश्या सेब खाएगी। स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। सुजाता जाग गई किंतु संजय सो रहा है। यहाँ संजय सो रहा है, सुजाता जाग गई है, दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र हैं, किंतु के साथ इन योजक चिन्हों के द्वारा इनको जोड़ दिया गया है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में और अव्यय तथा दूसरे वाक्य में किंतु अव्यय द्वारा स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए हैं। इनमें कोई भी वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र उपवाक्य हैं। स्वतंत्र उपवाक्य और, किंतु, परंतु, या तथा आदि अव्ययों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। अगला है बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब इसमें है पहला विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी घटना अथवा कार्य का होना प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य के द्वारा कोई घटना या कोई कार्य हो रहा है और उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ ये है, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे सोनल नाच रही है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। यहाँ किसी घटना अथवा कार्य से होना प्रकट हो। किस कार्य का घटना क्या है? सोनल नाच रही है और विजय हुई थी, ये भी प्रकट हो रहा है। दोनों चीज़ें यहाँ पर युद्ध में विजय हुई थी, यहाँ ये भी प्रकट हो रहा है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में निषेध या नकारात्मक भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज अखबार नहीं आया या झूठ मत बोलो। जहाँ नहीं शब्द का प्रयोग हो, जहाँ नकारात्मकता का भाव हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए या किसी से प्रश्न किया जाए वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया? क्या वह बारिश में भी स्कूल गया? पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। अगला है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पौधे में पानी डालो, श्याम बाहर मत जाओ। ये आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा दी जा रही है तो जहाँ आज्ञा का या आदेश का भाव प्रकट होता है वहाँ आज्ञावाचक होता है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। जहाँ आश्चर्य से संबंधित कोई बातें प्रकट हो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है या विस्मयवाचक वाक्य होता है। अगला है संदेहवाचक। जिस वाक्य द्वारा किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आएगी, आ जाएगी, संभवतः दफ्तर खुला होगा। जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है बच्चों इसमें इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा इच्छा, आशीर्वाद, स्तुति अथवा आशीष प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ किसी के द्वारा कोई इच्छा प्रकट की जा रही हो, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, किसी से निवेदन किया जा रहा हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो। अगला है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा संकेत या शर्त प्रकट हो, कोई संकेत दिया जा रहा हो या कोई शर्त रखी जा रही हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो मुझे प्रसन्नता होगी, या जब पिताजी आएंगे तो हम मेला देखने जाएंगे। तो यहाँ संकेत भी दिया जा रहा है और शर्त भी रखी जा रही है। अगला है बच्चों ये यहाँ तक पाठ आपका पूरा हो गया। अब इस पाठ में कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। इसमें है हम अपने भावों अथवा विचारों को वाक्य द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। हम बिना वाक्य के हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंगों के बारे में यहाँ बता दिया। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब वाक्यों के भेद बता दिए।
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो बच्चों ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अब मैं आगे इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर कराऊंगी। जब तक इस पाठ को आप पढ़ते रहिए, दोहराइए इसको, और इसके जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिनकी फ़ीस अभी तक विद्यालय में जमा नहीं हुई है तो विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।